अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग एके कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, और उसके जो है हम न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहे हैं। तो टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं और हम लोग जो है आज की वीडियो में इंशाल्लाह 3 कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी के 4 रिमेनिंग्स के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिवन डेटा की, देन उसके बाद रिक्वायर्ड। तो ये आ गया हमारा गिवन डेटा और यहाँ आ जाएगा हमारा जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन। अच्छा, एक कार है, उसका जो वेट है वो कितना है 9800 न्यूटन, यानी कि उसका वेट है, उसका मास नहीं है। क्योंकि हमें कैसे पता चला कि उसका वेट है? क्योंकि हमें यूनिट जो दी हुई है वो न्यूटन में दी हुई है, और न्यूटन यूनिट होती है या तो फोर्स की या तो वेट की। तो हमें उसका वेट गिवन है 9800 न्यूटन। सही है। अच्छा, आगे कह रहे हैं मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आपने सबसे पहले यूनिट पे गौर करना है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन सीख गए तो इसका मतलब आधा न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो गया। हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड कह लो आप, वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो आप एक काम करो कि इसको डेटा में ही कन्वर्ट कर दो। भाई किलोमीटर, किलो का मतलब हमें पता 1000 होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यानी कि इस 40 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड कर देंगे, ये है आर, और एक आर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 3600 से। सही, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इस 400 को हम डिवाइड करने वाले हैं 36 के साथ। 400 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 11.111 मीटर पर सेकंड, बल्कि 2 1 लिख दो, ये आ गया हमारे पास 11.11 मीटर पर सेकंड। हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अच्छा, आगे कह रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट। जब उस गाड़ी वाले ने, यानी कि जो भी ड्राइवर होगा, उसने जैसे ब्रेक्स अप्लाई की, याद रखना कि उसने जब ब्रेक अप्लाई की, एक होता है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक होता है आफ्टर ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो गाड़ी रेस्ट में आती है, अगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी रेस्ट में आ रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अब यहाँ पे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने के बाद वो गाड़ी जो है वो रेस्ट में आई। इसका मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हर चीज हमें गिवन नहीं होगी, बल्कि हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट लगा के भी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। अब कह रहे हैं कि ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे होते हैं एस से, और ये आ गया 50 मीटर्स का। सही है, और मीटर ऐसा यूनिट है तो हमें चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमने डिफाइन क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि वर्ड जो रिटार्डिंग है ना, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन भी होती है, रिटार्डिंग वेलोसिटी भी होती है। इसी तरह से रिटार्डिंग जो है आपके पास वो फोर्स भी होती है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, अगर उस गाड़ी को मूव करवाने के लिए जो फोर्स आई होगी ना, वो आपके पास सिंपली क्या होगी? फोर्स होगी। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई किया ना, ब्रेक अप्लाई करने के बाद और गाड़ी से रुकने से पहले जो उस गाड़ी को फोर्स चाहिए होगी, यानी कि किसी भी चीज को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी ना, वो आपके पास क्या होगी? सिंपली रिटार्डिंग फोर्स होगी। तो हमने वही फोर्स निकालनी है, और उसका आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव में। आप रिटार्डिंग एक्सेलरेशन निकालो, जिसे हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन भी कह रहे होते हैं। सही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो डीसेलरेशन होती है। इसी तरह से जो फोर्स गाड़ी को रोकने के लिए चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। सही है, तो रिटार्डिंग फोर्स है। आप चाहो तो -F लिख दो, या आप सिंपल F भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्या शो करेगा कि ये फोर्स कौन सी है? रिटार्डिंग फोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए फोर्स का, और फोर्स का फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सही है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था हमारे पास
फोर्स बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम क्यों दिया हमें, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ना आपको मास पता है और ना आपको एक्सेलरेशन पता है। अगर आपको दोनों चीजें ही नहीं पता होंगी तो आप कैसे रिटार्डिंग फोर्स निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले मास निकालोगे, देन उसके बाद एक्सेलरेशन निकालोगे, उन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, देन आपके पास क्या आ जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगी। तो निकालते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हमें यहाँ पे वेट गिवन है, और जब भी आपको वेट गिवन हो तो मास निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, फॉर मास ऑफ द कार, पहले हम निकालेंगे मास। तो मास कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्या हमें पता है कि W बराबर होता है mg के, वेट बराबर होता है mg के, सही है। g यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास मास आ जाएगा, मास बराबर हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय g, सही है। वेट कितना है बॉडी का, वेट है 9800, अच्छा ग्रेविटी आप चाहो तो 9.8 पुट करो, आप चाहो तो 10 पुट करो। 9.8 भी पुट करोगे तो आपका इतना फर्क नहीं आएगा, पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यूज का आपके पास फर्क आ सकता है, सही है। लेकिन अगर आप 10 पुट करोगे तब भी आपका थोड़ा सिंपली फर्क आएगा, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं कहलाया जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, बॉडी का जो मास आ गया वो कितना आ गया, 980 kg, सही है। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और यूनिट लिखना लाजमी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मास बराबर होता है 980 kg। ये आ गया हमारे पास, उस कार का मास आ गया, सही है। मास आ गया, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालनी है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब हम निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। फॉर एक्सेलरेशन अब हम फाइंड क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन कहां से आएगी भाई हमारे पास, याद रखना कि न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। इक्वेशन नंबर 2 S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर आप इन 3 इक्वेशंस पे गौर करो तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास टाइम है, इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास टाइम है, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक वाहिद इक्वेशन है जिसमें आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है और टाइम हमें यहाँ पे गिवन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन लगाने की एक और वजह भी ये ही है कि हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस भी तो गिवन है, फजूल में तो नहीं गिवन, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा तभी तो गिवन है। तो इसका मतलब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर, सही है। सिंपल, आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। 2S यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S, सही है। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन बराबर है VF स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 0 का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर कितना है, VI, ये सॉरी यहाँ पे VI लिखना भूल गया मैं, इनिशियल वेलोसिटी, सही है। अच्छा ये 40 है, इसको हमने चेंज किया था कितना है, 11.11, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो आपने जो चेंज किया ना, आपने वो पुट करनी है, ये पुट करोगे आंसर बिल्कुल गलत। डिवाइडेड बाय 2 इंटू S कितना है, डिस्टेंस 50। अच्छा भाई सबसे पहले काम क्या है कि आपने क्या निकालना है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस का माइनस। अच्छा बच्चे यहाँ पे गलती एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे कर देते हैं कि आप देखोगे 11.11 पे स्क्वायर है, और ये माइनस साइन जो है ये इसके स्क्वायर से बाहर है। बच्चे क्या करते हैं भाई, इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, और क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर लगा के बोलते हैं भाई वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही। तो याद रखना ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर है, और जब ब्रैकेट से बाहर है तो इस पे स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि स्क्वायर अप्लाई होगा 11.11 पे, सही है। तो आपने सिंपल 11.11 का स्क्वायर निकालना है, और ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, सही है। तो 11.11 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 123.4321, 123.4321 डिवाइडेड बाय 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और पॉइंट को आप 2 बार और आगे कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 1.234, और बाकी का नंबर आप नहीं लिखो, पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखते हैं हम लोग, ये आ गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास क्या आ गई, मास भी आ गया बॉडी का। अब सिंपल इस इक्वेशन में 1 में पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, पुटिंग M and M for mass and A for acceleration. Putting M and A in equation 1. इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप।
इक्वेशन 1 क्या है भाई, F इज इक्वल्स टू एम ए, और m कितना निकाला है हमने, m हमने निकाला है, और ये माइनस साइन आपने यहाँ पे लगाना है लाजमी, माइनस का 1.234 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया पहले, कोई मसला नहीं है, आप पहले मास लिखो या पहले एक्सेलरेशन लिखो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि आप इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पहले एक्सेलरेशन लिख दी, अब मैं क्या लिखूंगा, मास, मास कितना है 980 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो आपके पास आ जाएगी रिटार्डिंग फोर्स, सही है, माइनस 1.234 मल्टीप्लाई बाय 980, तो आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस का 1209.32, माइनस का 1209.32, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, यूनिट क्या होगी उसकी, न्यूटन होगी। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल फोर्स, और जिसे हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स, सही है। आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स कौन सी है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो आंसर हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1234 और यहाँ पे आ रहा है 1209, तो ये चीज का फर्क आ सकता है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक तो ग्रेविटी 10 पुट की है यहाँ पे, और दूसरी बात कि पॉइंट के बाद हमने 3 नंबर लिए। अगर आप पॉइंट के बाद तकरीबन पूरे नंबर लोगे और एग्जैक्ट सारी चीजें निकालोगे तो आपके पास आंसर जो है वो डिजायर्ड आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा एक्सेप्टेबल है। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग, और न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है और उसका वेट हमें गिवन है 3920 न्यूटन, ये आ गया हेलीकॉप्टर का वेट आ गया, सही है। अच्छा, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, कि कह रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है और वर्ड आ रहा है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। जैसे मैं पिछले न्यूमेरिकल, जब मैं काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करवा रहा था, तो उसमें भी पहला न्यूमेरिकल यही था कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है और एक पैकेज जो है वो ड्रॉप किया उसने। तो असेंडिंग वर्ड जहां भी है, आप समझ आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जा रहा है और उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है, और वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फोर्स का है इन्होंने, यानी कि हमें वो फोर्स फाइंड करनी है। अब फोर्स कौन सी है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट ascending at the rate of 2 meter per second square, what will be the force on helicopter if it is moving with a constant speed of 4 meter per second, सही है। अच्छा, दो केसेस है हमारे पास। पहले केस में उन्होंने बोला है कि वो हेलीकॉप्टर जो है वो एक उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में उन्होंने कहा हमें कि अगर वो जो हेलीकॉप्टर है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, तो ये बताओ कि अब कितनी फोर्स आई होगी। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, केस नंबर 1 क्या है आपके पास, के एक तो वेट गिवन है, दूसरा एक्सेलरेशन गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड हमारे पास दोनों केसेस में फोर्स ही हमने निकालनी है, फोर्स हमें निकालनी है। और दूसरा जो केस है उसमें हमें वेलोसिटी गिवन है, और वो वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये वर्ड, आप वर्ड पे गौर करना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि बॉडी की एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बॉडी की एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 8 के बाद 12 हो जाएगी, 12 के बाद 16 हो जाएगी। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर हेलीकॉप्टर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव करेगा, ना उसकी वेलोसिटी कम होगी ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन का कांसेप्ट वैसे ही पैदा नहीं होता। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। तो ये चीज हमने समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, केस नंबर 1 सॉल्व करो। आप केस करके सॉल्व करो ताकि आपको समझ आ जाए। ये आ गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है हमारे पास कि उसका जो वेट है और हमें नेट फोर्स निकालनी है, यानी कि टोटल फोर्स निकालनी है। तो हम यहाँ पे FET लिख देते हैं, यानी कि टोटल फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स। तो मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे नेट फोर्स फाइंड करनी है पहले केस में। और पहले केस में उन्होंने बोला हुआ था कि एक तो हेलीकॉप्टर है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो याद रखना कि एक तो
एक फोर्स हमें चाहिए होगी हेलीकॉप्टर का वेट को बैलेंस करने के लिए। यानी कि मान लो ये मार्कर है फॉर एग्जाम्पल 1 kg का, यानी कि मुझे इसको उठाने के लिए 1 kg फोर्स की यानी कि इसका मास है 1 kg, और मान लो कि इसकी जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है, सही है। अब मुझे इसको उठाने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी, तो यानी कि इसको मैं उठा रहा हूं, तो यानी कि मेरे अंदर 200 न्यूटन की फोर्स है कि मैं इसको उठा रहा हूं। अब मुझे इसको मूव करवाने के लिए और भी ज्यादा फोर्स चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, और ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कि किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो एक्सेलरेट होती है। तो अगर मुझे इसको उठाना है ना तो 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए, लेकिन मुझे अगर इसको मूव करवाना है तो मुझे और भी फोर्स चाहिए होगी। तो केस नंबर 1 में क्या होगा, एक तो हमें वो फोर्स चाहिए जितना बॉडी का वेट है, और दूसरा प्लस वो बॉडी उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, यानी कि उस बॉडी के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है हेलीकॉप्टर के पास, और वो वेलोसिटी जो है वो चेंज भी हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स होगी F। सही, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये वेट जो बॉडी का वेट है, इतनी फोर्स हमें चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, हवा में रोकने के लिए, और मूव करवाने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए जो हमने यहाँ पे प्लस कर दी। सही है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वेट हमें पता है कितना है, वेट है 3920 प्लस फोर्स बराबर होती है ma के, एज वी नोट दैट, जैसा कि हम जानते हैं F इज टू ma, तो इस F की जगह क्या आ जाएगा, ma आ जाएगा। सही है। अच्छा भाई, 3920 ये बॉडी का वेट आ गया, और हमें मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा वर्क कर लो यहाँ पे, कि W बराबर होता है mg के, और हमें मास निकालना है अगर, तो वेट डिवाइड हो जाएगा ग्रेविटी के साथ। वैल्यूज पुट कर दो, वेट कितना है 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, डिवाइड करवाओ उनको, बॉडी का मास आ जाएगा 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आ रहा है हमारे पास 400। यानी कि इस हेलीकॉप्टर का मास कितना है, 400 kg, ये आ गया, इसका मास आ गया। सही है। तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, 3920 प्लस मास कितना हमने निकाला है अभी 400, और मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन कितनी है हेलीकॉप्टर की, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 2। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। अगर आप ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800, और ये हमारे बॉडी का वेट था, कितना था 3920। सही है। इन दोनों को ऐड करवा दो आप, तो आपके पास आंसर आएगा 3920 प्लस 800, आपके पास आएगा 4720, और फोर्स है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। इसका मतलब क्या है कि हमें 800 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, ताकि हम लोग उस हेलीकॉप्टर को 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, या 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से हम लोग मूव करवा सके, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। सही है। तो हमें ये एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए थी, और ये बॉडी का वेट था, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 4720 न्यूटन। और ये आ गई हमारे पास नेट फोर्स केस नंबर 1 में, जब हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से। लेकिन केस नंबर 2 में हमें क्या कहा था, केस नंबर 2 में कहा था कि भाई वो जो हेलीकॉप्टर है अगर मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो याद रखना कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, और बॉडी का वेट कितना है 3920, ये तो कांस्टेंट रहेगा। सही है। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि नेट फोर्स बराबर होगी वेट प्लस फोर्स के, यानी कि बॉडी का वेट प्लस एक्स्ट्रा फोर्स जो हमें चाहिए। तो पुट कर दो यहाँ पे, वेट की जगह आ जाएगा 3920 प्लस फोर्स की जगह आ जाएगा ma, जिस तरह से हमने पहले पुट किया था। सही है। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, तो एक्सेलरेशन जब मल्टीप्लाई होगी मास के साथ, तो ये वाला कंप्लीट फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई मास, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें उतनी ही फोर्स चाहिए जितना बॉडी का वेट है, यानी कि जितना हेलीकॉप्टर का वेट है 3920 न्यूटन, हमें उतनी ही फोर्स चाहिए ताकि हम लोग उस हेलीकॉप्टर को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा सकें। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि एफ नेट, यानी कि नेट फोर्स हमें केस नंबर 2 में कितनी चाहिए, 3920 प्लस 0, तो आपके पास आंसर आएगा 3920 न्यूटन की फोर्स। सही है। तो आप एंड में रिजल्ट भी लिख सकते हो कि वी नीड 3920 न्यूटन फोर्स टू मूव
द हेलीकॉप्टर विद कांस्टेंट स्पीड। और केस नंबर 1 में हमें क्या चाहिए था, केस नंबर 1 में हमें एक्स्ट्रा फोर्स आई थी 800 न्यूटन की, ताकि उस हेलीकॉप्टर को हम लोग किसी 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से मूव करवा सकें। अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, और न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो है वो बिलोंग कर रहा है, सही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई होप आपने पढ़ा होगा कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन, सही है। तो दोनों मोमेंटम अगर हमारे पास बराबर होंगे तो हम लोग ये लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कहा है कि 100 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन, यानी कि एक 100 ग्राम की हमारे पास बुलेट है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमें मासेस भी गिवन होंगे, हमें दो वेलोसिटीज भी गिवन होगी, तो हम लोगों ने सोच समझ के इनको नाम देने। अगर आप मास ऑफ गन को m1 बोल रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ गन को भी u1 बोलोगे, अगर उसको m1 बोल रहे हो तो उसको भी आपने 1 बोलना है। ये नहीं कि आपने मास ऑफ गन को m1 बोल दिया और वेलोसिटी ऑफ गन को v2 बोल दिया और आपने न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट की, आपने बोला आंसर जो हमारा गलत आ रहा है। आपने बिल्कुल देख के सोच समझ के वैल्यूज पुट करनी है। तो 100 ग्राम बुलेट है, तो मास ऑफ बुलेट को आप m1 बोल रहे हो तो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट को भी v1 बोलना पड़ेगा, सही है। तो 100 ग्राम बुलेट, मास कितना है, उस बुलेट का मास है हमारे पास 100 ग्राम, और हमें पता है कि मास यूनिट होती है किलोग्राम, और इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से जिसको डिवाइड कराऊंगा, तो 100 को जब डिवाइड कराऊंगा मैं 1000 के साथ, तो आंसर आएगा मेरे पास 0.1 kg, सही है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि फाइट फ्रॉम अ 10 kg गन, और मास ऑफ गन को आप क्या बोल रहे हो, m2 बोल रहे हो। ये आपके पास m1 है और यहां पे आप मेंशन कर दो तो अच्छा है, ये आपका मास ऑफ बुलेट है, ये मास ऑफ बुलेट आ गया। अब आप मास ऑफ गन को डिनोट कर रहे हो m2 के साथ, और वो कितना है, मास ऑफ गन है 10 kg, और यहाँ पे आपको किलोग्राम में दिया हुआ है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 10 kg, 10 किलोग्राम हमारे पास आ गया गन का मास, सही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं हमें, आगे कह रहे हैं कि विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया उसने, तो वेलोसिटी, अच्छा यहाँ याद रखना कि मास ऑफ बुलेट को आपने m1 बोला था, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट को आप क्या बोलोगे, v1 बोलोगे। और एक और कंडीशन यहाँ पे बहुत अहम है कि जब वो गन जो है वो बुलेट फायर होने से पहले गन भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में थी, जब दोनों रेस्ट में थी तो इन दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटीज होंगी ना वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u1 u2 से, और फाइनल को हम डिनोट करते हैं v1 और v2 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखना, u1 इज इक्वल्स टू u2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, और दोनों कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो क्या थी, गन जो थी वो रेस्ट में थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, u1 u2 दोनों क्या है, 0 है, क्योंकि बुलेट फायर होने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ये आगे दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज, आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन एंड बुलेट बोथ आर 0 मीटर पर सेकंड बिफोर फायरिंग द बुलेट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड हमें स्पीड दी हुई है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है किसकी, बुलेट की, तो उसको मैं कहूंगा v1, और वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड रिकॉइल ऑफ द गन, हमें उस गन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जिसे हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये v1 क्या था, ये v1 है वेलोसिटी या स्पीड कह लो आप ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल कह दो यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपके पास क्या आ गई, v1, और आपने निकालनी है रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, सही है। ये आपने जो है वो फाइंड करना है, और उसका आप नाम दे दोगे v2 का, क्योंकि हमने इसको v1 का नाम दिया है तो उसको हम नाम दे देंगे v2 का। अब एक चीज समझ लो कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। भाई रिकॉइल वेलोसिटी ये होती है कि जब भी आप कोई भी गन शॉट होती है, किसी भी
कोई भी बुलेट शॉट होती है किसी भी गन से, यानी कि कोई भी बुलेट फायर्ड होती है, तो वो गन जो है वो थोड़ा सा पीछे जाती है, क्योंकि एक झटका पड़ता है और उस झटके की वजह से वो गन जो है वो थोड़ा सा पीछे जाती है। अब हमने ये बताना है कि कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से वो गन जो है वो पीछे गई है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो जब भी आ जाए ना रिकॉइल वेलोसिटी, तो आप समझ जाना कि अगर जब भी बुलेट फायर हुई है तो बुलेट फायर होने की वजह से वो जो गन है वो कितना पीछे जाती है, उस पीछे जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीछे जाने की कितनी रफ्तार से पीछे जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। और इसका आंसर भी नेगेटिव आ रहा होता है क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम भी कह दो तो कोई मसला नहीं है, मोमेंटम, सही है। फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा, m और u में आप v और u में आपने फर्क रखना है, क्योंकि v और u क्या होता है अक्सर मिक्स हो जाते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये आ गया इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आपने ये v2 निकालना है, तो आप क्या करो कि इस फॉर्मूले को पहले अरेंज कर लो। भाई ये m1 u1 m1 v1 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। या पहले आप इसको सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है। m1 की जगह क्या आएगा, m1 क्या था, मास ऑफ बुलेट, m1 कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के जीरो है, जहां भी u आ रहा है तो आप जीरो पुट कर दो वहां पे, ये आ गया 0 प्लस m2 u2, m2 मास ऑफ गन कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो u2 के साथ, और u2 कितना है हमारे पास 0 है, तो ये आ गया 0। यानी कि इनिशियल मोमेंटम बॉडी का है ही नहीं, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। जब बॉडी के पास कोई वेलोसिटी होगी नहीं तो उसकी वजह से उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा, प्लस 10 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी आ जाएगा 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। भाई m1 क्या है, m1 है मास ऑफ द बुलेट 0.1 मल्टीप्लाई बाय v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और वो हमें कितनी दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ये आ गई 100, सही है। प्लस m2 क्या है, मास ऑफ गन 10 मल्टीप्लाई बाय v2 हमने निकालना है, तो ये आ गया 10 v2। भाई 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई होप आपके पास आंसर भी क्या आएगा 10 ही आएगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है 10, ये आ गया आपके पास 10 और प्लस 10 v2, सही है। ये 0 है, पूरा खत्म हो गया। ये प्लस का 10 है, वहां जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा 10 v2 के, और यहाँ पे क्या हो रहा है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10, सही है। 10 1 10, 10 1 10, इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, और ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अच्छा, ये प्लस का 10 था, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो बुक में हमारे पास आंसर दिया हुआ है वो भी जरा चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड एक सूरत में आ सकता है कि अगर आपके पास ये वेलोसिटी जो है ना, ये जो गन की वेलोसिटी थी, बुलेट की, सॉरी ये वाली, ये 100 मीटर पर सेकंड की जगह अगर यहाँ पे 1000 मीटर पर सेकंड होता तो आपके पास क्या आता, इसका जो आंसर आता वो आ सकता है 10 मीटर पर सेकंड। या आपके पास ये 0.1 ना होता, सिंपल 1 होता, इसका मास यहाँ पर 100 ना होता, 1000 होता, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ सकता था 10 आ सकता था। लेकिन इस सूरत में आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस का 1 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है, सही है। कुछ भी आप कर लो, क्योंकि प्लस का 10 है वहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमारे पास आ रही है माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और आप चाहो तो यहाँ पे रिजल्ट बना के शो भी कर सकते हो। रिजल्ट हेंस द रिकॉइल वेलोसिटी या स्पीड कह लो ऑफ द गन विल बी 1 मीटर पर सेकंड या नेगेटिव 1 मीटर पर सेकंड लिख दो। रिकॉइल लिख रहे हो तो आप नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ गया आंसर। और आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे तीनों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल्स कवर कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।